नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो क्या वाकई में आजम खान के दबाव में 80 लोगों ने इस्लाम कबूला था? आखिरकार क्यों फिर से विवादों में आजम खान आ गए हैं? जी, मामला तो संगीन है, आरोप भी गंभीर है और आरोपों के घेरे में कोई नहीं बल्कि हमेशा विवादों में रहने वाले आजम खान हैं। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का, जहां रविवार की देर शाम तकरीबन दर्जन भर परिवार के 80 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। और जब वापसी की तो आरोप लगाया कि आजम ने उन्हें इल्जाम मतलब इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया है। यह बड़ा इल्जाम लगाया गया है। तो सवाल यह कि क्या धर्म परिवर्तन के आरोपों में यह दम कितना है? तो आज बात होगी इसी विवाद को लेकर के और विवाद आजम खान पर। पहले एक रिपोर्ट देखिए। रविवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आई जिसने चारों तरफ सनसनी फैलाकर रख दी है। और इसी दिन लगभग दर्जन भर परिवार के 80 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। रामपुर जनपद निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के दर्जन भर परिवार के लगभग 80 सदस्यों को रविवार को देर शाम बघरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर ने गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया और सभी के गले में जनेऊ धारण कर गायत्री मंत्र उच्चारण करवाया। इस दौरान सभी लोगों से यज्ञ में आहुति डलवाकर इन सभी लोगों के इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सनसनी क्यों फैली और खबर क्या है, तो सुनिए। दरअसल इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले रामपुर जनपद के निवासी इन लोगों ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमराना से कविता बनी एक महिला ने बताया कि 12 साल पहले आजम खान के लोगों ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया था। उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, हम परेशान थे। आजम खान के दबाव में ही हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया था और हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया था। कविता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 12 साल पहले आजम खान द्वारा जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया गया था। अब मैं हिंदू धर्म में आ गई और मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा नाम कविता। कब आपने हिंदू धर्म कल आप मुस्लिम बने थे, बताइए। हम 12 साल पहले बने थे। ऐसा क्या हुआ था जो आपको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा था? क्या था पूरा? आजम सामने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छा ही नहीं दी और हमारे साथ बहुत बुरा जुल्म करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके। किसने आपसे धर्म परिवर्तन कराया था? आजम खान के आदमियों ने। कौन है आजम खान? आप लोग? आजम खान जी मुसलमानी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के। इतना ही नहीं, हरजाना से सविता बनी महिला ने बताया कि पहले वह सविता ही थी, लेकिन आजम खान के दबाव में हम मुसलमान बन गए थे। हमारी जमीन जायदाद भी छीन ली गई। आजम खान की वजह से लाखों लोग परेशान हुए हैं। जबरदस्ती हमें मुसलमान बनाया गया। दुनिया को सताने की वजह से आजम खान जेल गए। अब हम अपने लोगों में आकर बहुत खुश हैं। पहले नाम फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है। और पहले भी ये नाम था, क्या कहते हैं, आजम खां के दबाव में हम लोग मुसलमान बने और आजम खानों ने बहुत कुछ करा मेरे साथ। ज़मीन जायदाद हमारी सब छीन ली और बहुत लोग हिंदू भाई, कई लाख लोग परेशान हुए इस आजम खां की वजह से। ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया हमें, जब हमारी ज़मीन जायदाद छीन ली, हमें परेशान करा। अब हम एक एक टुकड़े से दर्ज हुए, हम बहुत परेशान हैं। आजम खान जेल में भी रहे हुए हैं, अब लगातार उन पर जो कार्रवाई भी की जा रही है, सत्ता से भी बाहर लगभग हो चुकी है, क्या कहेंगे? हाँ, वो भी बहुत बेईमानी की और चोरी की और दुनिया को सताने की वजह से वो आज तक भी जेल में। अब आपको सुनवाते हैं योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर को, जिन्होंने आजम खान को सबसे बड़ा गुंडा ही नहीं बल्कि आज का खूंखार औरंगजेब तक बता डाला। महाराज यशवीर ने तो यह भी दावा किया है
कि रामपुर में लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। देखिए, आजम खां को अगर आज का खूंखार औरंगजेब कहा जाए तो गलत नहीं है। जो औरंगजेब बादशाह ने अपने शासन में हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे, उससे भी ज्यादा ये अत्याचारी है और बहुत बड़ा गुंडा है। और आज रामपुर के अंदर जो रामपुर हिंदू बाहुल्य था, आज रामपुर हिंदू कम होते हुए जा रहे हैं और मुसलमान बाहुल्य हो चुका है। उसका यही कारण है कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में किया गया है। 12 साल बाद 80 लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी तो कर ली है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदू से मुस्लिम बन चुके हैं और उन्हें अभी अपने घर वापसी कराने का इंतजार है। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले पर आखिर कार्रवाई कब, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो 12 साल बाद जब घर वापसी की तो बड़े आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर और किस तरीके से उनकी जमीनें हड़पी गई वो भी आपने सुना। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल आरिफ जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अब्दुल आरिफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नवीन दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और सबसे पहला सवाल, दरअसल कृष्ण मोहन पांडे जी, ये जो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आजम खान साहब के दबाव में इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। 12 साल बाद ये लोग जाग रहे हैं। 12 साल पहले यानी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, जाहिर तौर पर बीएसपी की सरकार थी। क्या शासन प्रशासन सोता रहा अब तक? 5 साल आप पहले भी रहे और अभी भी सरकार में है। सवाल आजम खान पर है कि अपने रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन ये आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन अभी तक रहा कहां? क्या वो सो रहा था क्या? देखिए, जहां तक जो प्रकरण अभी आया है, हाँ, इस पे प्रशासन अपनी जांच करेगा और पहली बात तो जो भी प्रथम दृष्टया दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। परंतु जहां तक सोते रहने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि किसी व्यक्ति को तुरंत जाके अटेम्प्ट करके गिरफ्तार नहीं कर सकती है या उस पर दबाव नहीं बना सकती है। जब कोई प्रकरण सामने आता है और ये कहता है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो भारतीय उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उस पर कार्रवाई करती है। हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो भी बेहतर हो सकता है और जो भी न्यायपूर्ण ढंग से कार्य हो सकता है उसको हम करेंगे। नवीन दुबे जी, मामला बहुत गंभीर है। देखिए, बड़ा आरोप लगा है। आजम खान तो वैसे भी विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन अब इस बार जो विवाद लगा है और 80 लोग एक साथ घर वापसी किए हैं, ये रसूख कि बहन जी की सरकार में भी ये जलवा कि बताइए धर्म परिवर्तन करा दिया गया, वो भी जबरन। योगेश जी, मैं अभी पांडे जी को सुन रहा था। पहली चीज तो वो ये बताएं, और जिन महिला सहित 80 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है, वो 2012 से पहले उन फरजाना जो महिला हैं वो अब सविता हो गई हैं। क्या वो फरजाना से पहले कोई और नाम रखती थी? हिंदू थी? अगर हिंदू थी तो कहाँ की रहने वाली हैं? कब उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था? ये चीज डिटेल में आनी चाहिए जो नहीं आई है। इससे ये साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि आजम खान साहब के पास ऊपर लगभग 100 से अधिक मुकदमे हैं, जिनमें 99% मुकदमे फर्जी है। और आप लाद दीजिए 2-4 मुकदमे, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? उनको तो मुकदमों का जो माला पहनाई है योगी जी की सरकार ने। नहीं नवीन जी, देखिए, कविता और सविता, ये कविता और सविता जो दोनों महिलाएं अपने आप को अपना नाम बता रही हैं, ये बता रही हैं कि पहले भी इनका यही नाम था। नहीं, 12 से पहले जो कि बहन जी की सरकार थी, तो उसका जवाब अगर बसपा के कोई प्रवक्ता होंगे तो देंगे। हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज, नहीं, नेता सरकार आपकी नहीं थी, लेकिन नेता तो आपके थे तब भी। नेता ऐसे तो है नहीं कि वो बीएसपी में थे। आप एक चीज देखिए, कोई किसी का धर्म परिवर्तन जबरन करा लेता है और उसके बाद वो महिला, वो परिवार, वो 80 लोग
2017 से जब इस प्रदेश के अंदर तथाकथित हिंदूवादी सरकार आ गई और उस हिंदूवादी सरकार में कुछ बोले नहीं, 2022 का चुनाव जीतने को अब ये लोग सामने आ रहे हैं। तीसरी चीज, मेरा एक सवाल है, हिंदू युवा वाहिनी जिसके कंधों पर चढ़कर माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आज वो हिंदू युवा वाहिनी कहां है? उनके जो कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो हिंदुत्व का नारा बुलंद करते थे, अधिकांश के ऊपर मुकदमे कायम करा दिए गए। आप जब मुस्लिम चिंतन की बात करते तो मैं कहता हूं हम हिंदू चिंतन की बात करेंगे। कारण इसलिए है कि आपने हिंदुओं को ठगा है, व्यापारियों को भाजपा सरकार ने ठगा है, युवाओं को ठगा है, अनुदेशकों को ठगा है, शिक्षा मित्रों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, गरीबों को ठगा है। इन्होंने अच्छा किसके साथ किया है ये बता दें। अब आजम खान साहब इनको याद आ रहे हैं, अरे भाई ठीक है, आजम खान साहब के पास ऊपर 100 मुकदमे, आप 10 और लाद दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये नवीन जी हम ये जानना चाहेंगे, बीजेपी कहां से आ गई? वो महिलाएं आ रही हैं, वो पूरा परिवार सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि हम अपनी घर वापसी कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? योगी हिंदू मुसलमान का डिबेट है, मैं उसी पर डिबेट करूंगा। नहीं, मैं ट्रैक से हटूंगा नहीं। आपके बोल रहा है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, उसके बावजूद भी पांडे जी अपराध हुआ है तो यही समस्या है सिंह के साथ क्या होगा? आप बताइए, हुए भी मुकदमे हिंदू युवा वाहिनी अपने लक्ष्य को पूरा कर चुकी है, नहीं हो चुकी है, हिंदुओं को भला हो गया, युवाओं का भला हो गया। जीएसटी के छापे व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारियों के यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं आप? ये सरकार का ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी जी। चलिए जीएसटी पे बात नहीं करेंगे, वो अगर जीएसटी पढ़ भी रहा है, देखिए जीएसटी के छापे, अगर जीएसटी के अधिकारी छापे मार रहे हैं तो ये तो हम सभी कहते हैं कि जीएसटी देना अच्छी बात है। हमारे सरकार में एक सवाल का जवाब मिला है जिसकी वजह से लोग सामने आ रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी बसपा सरकार के लोग अपराध करते थे हमारे साथ, वो अपराध सामने आ रहा है, लोग खुद अपनी बातें कह रहे हैं। पांडे जी आप कह चुके तो मैं कहूं? बिल्कुल, आप बोलिए अपनी बात। मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हिंदू युवा वाहिनी को स्थापित करने का माननीय योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य क्या था और क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी या नहीं कर चुकी, तो खत्म क्यों की गई ये बता। क्या केवल उनका मुख्यमंत्री बनना हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना का लक्ष्य था और वो मुख्यमंत्री बनते ही खत्म कर दी, ये बताइए? और इससे हिंदुओं का क्या लाभ हुआ? बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब बनता है, आप दीजिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को मुद्दा ये है कि 12 साल पहले कुछ लोग मुस्लिम बन गए थे, हिंदू से, सवाल से भाग रहे हैं। आजम खान या जो भी मत भागिए, उन पर जांच करनी है, कार्रवाई होगी, परंतु सपा बसपा की। चलिए ठीक है, ठीक है। अरे भैया नवीन जी, कृष्ण मोहन जी, आप दोनों लोगों को रोकेंगे, आप दोनों लोगों को रोकेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई अपनी बात करे तो दबाव बनाकर उसको चुप करा दिया था। ये आपकी सरकार की मुसलमान बन गई थी, आजम खान साहब ने बना दिया था, अब आपने वापसी करा ली उनमें से 80 की। मुझे ये जवाब दीजिए, हिंदू युवा वाहिनी किस मकसद से बनाई गई थी और उसको खत्म क्यों किया गया? क्या हिंदुत्व का लक्ष्य पूरा हो गया था? बताइए, जवाब दीजिए, सीधा सवाल है। कृष्ण मोहन जी, चलिए राघवेंद्र जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, ये जो पूरी घटना सामने आ रही है, क्या मायने निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए योगेश जी, पहली बात तो ये है कि ये आरोप किसी साधारण आदमी पर नहीं लगा है, बल्कि एक विधायक या एक पूर्व सांसद या पूर्व विधायक की बात कर लीजिए, उस पर लगा है। जब किसी माननीय पे इस तरह का आरोप लगता हो, जो संविधान की शपथ लेता हो कि हम इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे, तो ये बात बहुत गहरी हो जाती है और चिंतनीय हो जाती है। अगर 80 लोगों ने उस समय जबरिया इस्लाम धर्म ग्रहण किया आजम खान साहब के डर से और आज हिंदू बने हैं, तो इसकी सत्यता सामने आने पे कठोरतम कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। वो चाहे किसी भी पार्टी या दल का नेता हो या किसी भी पार्टी से वो ऊंचे ओहदे पे रहता हो। अब बात आती है कि हिंदुओं ने पहले इस्लाम ग्रहण किया। देखिए, इससे इनकार नहीं है योगेश जी कि उत्तर प्रदेश में या भारत में इस्लाम धर्म जबरन ग्रहण कराया गया है लोगों को। इतना ही नहीं, ईसाई मिशनरियों के द्वारा भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो ये धर्म परिवर्तन का जो खेल है बहुत जबरदस्त तरीके से खेला जाता है और कराया जाता है। हाँ ठीक है, अगर सरकार इस पर संवेदनशील है और इस तरह के जो भी धर्म परिवर्तन हुए हैं, अगर उनकी घर वापसी कराई जा रही है तो ये स्वागत योग्य है।
अब बात आती है कि आरोप आजम खान साहब पे लगे हैं, तो आजम खान साहब पे लगे हैं तो देखिए एक चर्चित नाम है। आजम खान का मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित नाम हो जाता है, जिन पर तमाम मुकदमे हैं भी, जैसा नवीन दुबे जी कह रहे थे भाई तमाम मुकदमे हैं। तो इस बात को तो मैं भी कहूंगा कि एक सत्यता तो सामने आ जानी चाहिए कि जो आज हिंदू बने हैं, अगर वो इस्लाम ग्रहण किए थे तो उसके पहले हिंदू थे, तो आखिर वो कहाँ के थे या क्या नाम था, ये सत्य भी हमारे आपके सामने सबके बीच में आना चाहिए। बिल्कुल। अब बात आती है कि धर्म परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर कोई सीधे मीडिया के सामने आकर बोल रहा है कि हाँ हमारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और आजम खान साहब के कहने से, उनके डर से हमने किया, तो फिर जांच तो होनी ही चाहिए और जांच की सत्यता आनी चाहिए, जांच रिपोर्ट सही लगनी चाहिए, फिर उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन इस तरह के हुए हैं, इससे इनकार हम आप नहीं कर सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा और इस्लाम द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया है। इस तरह के कई खबरें हम लोग को हमेशा सुनने को मिलती रहती हैं। हाँ, ना केवल उत्तर प्रदेश से, अलग-अलग इस्लाम प्रदेशों से ग्रहण भी कराया ऐसी गया खबरें है, आई आप पता करिए, उससे ज्यादा ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने धर्म में परिवर्तन उन्होंने किया, लालच देकर गरीब लोगों को कि तुम्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी, ये तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह के धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि उस दौरान जो अधिकारी भी रहे होंगे उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा खेला हो गया और किसी को कुछ पता नहीं। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू महासभा की तरफ से। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नितिन जी, ये बड़ा मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि 80 लोगों की घर वापसी हुई है और इन्हें जबरन इनका धर्मांतरण कराया गया था और मामला तो ये भी आया कि इनकी जमीन भी हड़पी गई थी। हिंदू महासभा का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए योगेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इस तरह के मंत्री या सांसद जी हैं जिनका नाम इस तरह की घटनाओं में सामने आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनके क्या, इन जैसे भी जितने भी लोग हैं, सरकार आज हमारी ऐसी है जो सबका साथ सबका विकास कर रही है, उस समय में उनके समय में इस तरह के प्रकरण होना, बताइए हमारी तो आज तक एक बात नहीं समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या जरूरत पड़ जा रही है जो किसी को अपना धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत पड़ रही है। हमने तो आज तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं सुना कि जहाँ किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम का धर्मांतरण कराया गया हो। लेकिन देखिए इस तरह की नवीन जी आते हैं आपके पास। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमने देखी है। आपने देखा होगा इधर पूर्व में कई वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाओं का हम सामने कर रहे हैं और लगातार हिंदू महासभा इसकी लड़ाई लड़ रही है। इससे कितने प्रकरण ऐसे हमने देखे जहाँ पे आप देखिए हिंदू कितनी लड़कियां हैं जिनको जबरन धर्मांतरण करा के उनकी शादी कराई जा रही है। देखिए अभी श्रद्धा का आपने मैटर देखा होगा, कैसे उसकी लाश काट दी गई। यहाँ लखनऊ में भी एक केस हुआ था। ऐसे हजारों केस हैं और हजारों पे ऐसे जो भी दबे हुए हैं इनको भी निकालना बाकी है। ये सरकार का दायित्व है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है उनको उनकी जांच करे और इन लोगों के खिलाफ नहीं, सरकार का तो दायित्व है, ये बात ठीक कही आपने नितिन जी। लेकिन ये जो संगठन बने हैं, चाहे आपके संगठन हो, हिंदू महासभा दरअसल, और एक संगठन नहीं है, मुझे लगता है सैकड़ों संगठन है और इन संगठनों का भी कुछ दायित्व है कि जब पूरा मामला आ जाए उस पर ये संगठन भी केवल अपने संगठन को चमकाने के लिए उस पर बयानबाजी देंगे। कार्य कर रही है और कितनी ही लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को उन्होंने बचाया ऐसे लड़कों से जो उनका धर्मांतरण करके गलत आईडी बना के उनको भड़का के ले जा रहे थे और उनसे क्या कहते हैं उनका धर्मांतरण करा के उनसे शादी करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कितनी लड़कियों को हिंदू महासभा ने बचाया। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शिशि चतुर्वेदी ने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी है और आज वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, जमीनी स्तर पर लड़िए, अच्छी बात है। कृष्ण मोहन पांडे जी, देखिए मामला बड़ा संगीन है और प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है। जो भी इस तरह की सूचनाएं मिली है, जो इस तरह का प्रकरण आया है, नहीं, पूरे मामले का सरकार ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया अभी तक? पूरे मामले को संज्ञान लिया। अब तो ये होना, ये तो हमारी सरकार कर रही है कि कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। यदि किसी ने कराया है और कोई सामने आया तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, क्योंकि दोबारा ऐसा कोई प्रकरण है जिससे उत्तर प्रदेश में कोई ये कह सके कि हमारे पास जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराया गया। उसमें जितने लोग सम्मिलित थे, ऐसे इसकी जांच चल रही है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। जितने इस कार्य में जितने लोग सम्मिलित थे उन सारे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है।
कि कोई भी व्यक्ति किसी को जबरन परिवर्तन कराए। यदि कोई भी कहीं कुछ भी ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये स्वच्छ प्रशासन की सरकार है। यहाँ पे जो कुछ भी गलत होगा उसका दंड भुगतना होगा उसे, और ये प्रशासन अपना कार्य कर रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लगातार इस बात, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। देखिए, वो जो निष्पक्ष जांच करके जो भी उन पर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, नवीन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मायावती जी की सरकार के बाद जो है आप ही की सरकार आई थी। जब मायावती की सरकार में ये रौला था तो आपकी सरकार में तो आप समझ ही सकते हैं, हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा, तो तब तो और भी जाहिर तौर पर है जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया उनके मन में तो, उनके जहन में तो और भी डर बिल्कुल कायम हो गया होगा। नहीं, मैं योगेश जी एक बात कहूंगा, मैं नितिन चतुर्वेदी जी को सुन रहा था। हाँ। नितिन जी हिंदू किसी संगठन से बताएं, हिंदू महासभा, चक्रपाणी महाराज से मैं डिबेट करता रहता हूँ। हाँ। मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि कमलेश तिवारी जी की हत्या जब हुई, उनकी सुरक्षा हटाने का काम भी आरोप लगा सकते हैं कि आजम खान साहब ने सुरक्षा आजम खान साहब ने हटाई, बोल सकता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक सवाल नितिन जी आपसे है, पहले मुझे हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना का उद्देश्य और उसके समापन का, देखिए नवीन जी की आवाज नहीं मिल पा रही भाई नितिन जी को, पूरी क्लियर आ रही है। ठीक है, मेरा एक सवाल है नितिन जी से कि हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना का उद्देश्य और उसके समापन का कारण जरा बता दीजिए। आप हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो युवा हिंदू समाज का इस सरकार के साथ जय जय श्री राम और पता नहीं क्या क्या नारे देता, उस युवा को 8 साल की मोदी जी की सरकार, 6 साल की योगी की सरकार में मिला क्या है? एक केवल मुकदमों के अलावा एक व्यक्ति जो हिंदू युवा वाहिनी में सुनील सिंह मतलब बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, उनके ऊपर अपराध नहीं। नवीन जी देखिए, ये बातें गलत है। आप राइट हैंड किसी का कोई भी हो, यानी किसी का कोई राइट हैंड होता है कुछ भी करे, यानी राइट हैंड आप तो वही आजम खान बनाना चाह रहे हैं कि आजम खान मुलायम सिंह के राइट हैंड थे अखिलेश यादव के साथ, तो ये मतलब ये गलत बात है। चलिए ले लेते हैं, अच्छा ले लेते हैं, आप ही का सवाल का जवाब ले लेते हैं, आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं, समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं। सुनिए, निष्पक्ष नवीन जी, निष्पक्ष जवाब जानेंगे, समझेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए क्या कि राइट हैंड हो तो कोई भी अपराध करे तो उस पर FIR दर्ज ना हो। राघवेंद्र जी आप समझेंगे क्या ऐसा होना चाहिए क्या कहा भाई कि अगर कोई भी किसी का राइट हैंड है और उसके बाद वो कोई भी गलत काम करता है तो उस पर FIR दर्ज ना हो, ये कहीं लिखा है क्या? योगेश जी इन 80 लोगों की जांच किसने की? प्रशासन ने की, कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, वो हम पूछ रहे हैं भाई, वो तो कृष्ण मोहन पांडे जी बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन आप बार बार सवाल उस बात को लेकर के उठा रहे हैं ना, हिंदू युवा वाहिनी को लेकर के। राघवेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्या है कि एक सेकंड, नितिन जी आएंगे आपके पास, नितिन जी आपको रोकेंगे इस समय। इस तरह की बातें आती हैं, किसी का भी नाम हो, चाहे सुनील सिंह हो या आजम खान साहब हो या कोई हो, अगर आरोप लगेंगे तो FIR दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सुनील सिंह को हम आप उतनी गंभीरता से भले न लें, लेकिन अगर हमारा कोई माननीय वो विधायक हो, सांसद हो, उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो वो चिंतनीय हो जाता है लोकतंत्र के लिए। तो उस पे जांच और कार्रवाई और त्वरित गति से होनी चाहिए। और वैसे तो सबके ऊपर ही बहुत त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सबके परिणाम सामने आने चाहिए, लेकिन जांच होती क्यों नहीं है? हम कहते हैं गोमती रिवर फ्रंट की भी जांच क्यों पेंडिंग पड़ी है वर्षों से? जांच होनी चाहिए थी ना समय से। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की जांच क्यों पेंडिंग पड़ी थी? क्यों नहीं जांच हो रही थी? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की क्यों नहीं जांच हो रही थी? दरोगा भर्ती परीक्षा की क्यों नहीं जांच हो रही थी? किसने रोका था? आप जांच कराइए, तो निष्पक्ष जांच कराइए और परिणाम दीजिए। अगर चैनल पर आकर सिर्फ हम ये कहें कि हम जांच कराएंगे, हमारी सरकार बहुत निष्पक्ष है और सब कुछ करती है, तो उसे कर दिखाइए। सबसे अच्छा है कि उसे कर दिखाइए। कहने से अच्छा है कि जब आप चैनल पे आए तो उसके पहले आपके पास बताने के लिए हो कि इतनी जांचें हमने कराई और ये अंतिम परिणाम है कि ये जांच एजेंसियां ये अंतिम मुहर लगाई हैं कि ये रिजल्ट है, इनको जेल भेजे हैं हम। कृष्ण मोहन पांडे जी, सिर्फ आकर हम कहें कि जांच होनी चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। अब बात आती है, देखिए सपा प्रवक्ता जी बार बार सुनील सिंह का नाम ले रहे थे।
देखिए डिबेट सुनील सिंह पे नहीं है कि सुनील सिंह पे एफआईआर क्यों हुआ, डिबेट धर्मांतरण पे है। तो हम लोग विषय पे रह के इस समय चर्चा कर रहे हैं कि धर्मांतरण अगर हुआ तो क्यों हुआ और किसके धमकाने से हुआ, किसके डर से हुआ। बात आजम खान साहब की हो रही है कि उनके डर से 80 लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया और अब आज हिंदू धर्म में वापसी किए हैं। तो इसकी जांच, इसकी एफआईआर अब होनी चाहिए, मुद्दा ये है। और जब हमारा कोई भी माननीय किसी भी दल का हो, देखिए मैं बतौर पत्रकार कर रहा हूँ कि किसी भी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, आरएलडी का हो, किसी भी दल का हो, अगर उस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं जो संविधान की शपथ खाया हो कि हम इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे, तो चिंता बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इस पे त्वरित जांच कराकर जरूरत पड़े तो एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए, जरूरत पड़े तो जेल भी भेजा जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरा मानना है। वो आरोप जिसके ऊपर पांडे जी, वो कोई भी नेता हो, आप लेकिन जनता को आश्वस्त करते हैं कितनी जल्दी समय इस से पर कार्रवाई चीजें होगी? होती रहें। सिर्फ क्या है कि डिबेट तक सीमित न रहे कि हम आप चर्चा कर लें और उसके बाद चीजें न दिखें। सवाल देना चाह रहा था, छोटा सवाल है। बोलिए बोलिए नवीन जी। मेरा एक छोटा सवाल ये है राघवेंद्र जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2012 में सांसद हुआ करते थे, तब उन्होंने बयान दिया था कि धर्मनिरपेक्षता इस देश के लिए खतरा है और उसी संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, जिसकी शपथ लेकर आज वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। तो उस बयान को आप बतौर पत्रकार कैसे देखते हैं? क्या वो संविधान का अपमान नहीं था? कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? इस बात का थोड़ा सा आपसे इस पर आलोक कर दीजिए, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए प्लीज। देखिए नवीन जी, जिस समय जिस वर्ष की आप बात कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फिर मेरा उत्तर वहीं आ जाएगा कि आप लगातार सत्ता में रहे, कार्रवाई किए क्यों नहीं? उसमें योगेश जी या राघवेंद्र जी तो आएंगे नहीं कार्रवाई करने। नहीं, ये जब अपने काम को हैं तो आप लोग कार्रवाई नहीं करते ये अपने काम को दूसरे पर और बढ़ जब देंगे। सत्ता सरकार से पर चाहे बाहर नवीन हो जी हो जाते हैं तो कार्रवाई की बात करते हैं। और नहीं, ये नवीन जी इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, चाहे आप हो सत्ता पे या फिर चाहे कृष्ण मोहन पांडे जी, जांच चल रही है, बस यहीं तक सीमित होता है। कार्रवाई करने तक उसको उस जांच को अपनी जगह पहनाने का काम नहीं किया जाता है। चलिए, समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है, अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले की जांच कितनी जल्दी होती है और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं आजम खान तो कार्रवाई क्या होती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।